ये जो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मूविंग सिस्टम होगा वो भी कॉइल होगा, मूविंग सिस्टम भी कॉइल होगा, ठीक है, और फिक्स सिस्टम भी कॉइल होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखे थे कि भाई हाँ, ये फिक्स सिस्टम दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है और उसके बीच में मूविंग सिस्टम को एकोमोडेट किया जाता है ताकि जो फिक्स सिस्टम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस पे इफेक्ट कर सके, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप दो कॉइल लगाए हैं तो दो अलग अलग करंट भी मिलेगा आपको। तो ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल और ये इसमें I1 एंड I2, ठीक है। दोनों कलर करंट मिला। अब दोनों करंट पे ही डिपेंड करेगा इसका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंटर होगा उसका डिफ्लेक्शन दोनों करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ तक पॉइंट्स देखे थे कि फाइनली जो डीसी पैरामीटर के लिए आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा। यहाँ पर m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ तक तो हम लोग कल देखे थे ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। हाँ, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग एसी पैरामीटर मेजर करते हैं तब क्या होता है। तो एसी पैरामीटर मेजर करने समय आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो TD इज इक्वल टू I1 I2 ये तो आया, प्लस कॉस इंटू ऐसे के जो लिखे हैं, इसका मतलब है कि कॉस ऑफ फाई है एंगल बिटवीन I1, फेज एंगल बिटवीन I1 एंड I2, ठीक है। फेज एंगल क्या होता है आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे अगर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो करंट आपका लीड करता है, फिर उसके बाद इंडक्टिव सर्किट में करंट आपका लैग करता है। उसी तरह अगर मिक्स सर्किट होगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए इस तरह से आप रेफरेंस लाइन बनाए हैं तो करंट आपका कुछ इस तरह से आपको एंगल शो करेगा। तो मान लीजिए ये I1 करंट है एंड ये I2 करंट है, ठीक है, ये I2 करंट है। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग फाई मान लिए हैं और वही एंगल यहाँ पर उसके एंगल के भी ये उस एंगल पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब हम पावर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब हम इसका पावर मेजरमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट करंट होता है सबका अपना अपना फेज होता है। आप लोग पहले भी पढ़े हैं BEEE में, ठीक है। तो ये जो I1 और I2 है उसका अलग अलग फेज का यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये आपका जब अगर आप पहले अगर PMMC और MI अगर आप समझ चुके हैं बढ़िया से तो आपको ED टाइप इंस्ट्रूमेंट समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सीधा सीधा है, सिंपल है। PMMC में आपका मूविंग कॉइल एंड फिक्स में मैग्नेट, मूविंग आयरन में फिक्स्ड में कॉइल और इसमें मूविंग में आपका आयरन कोर, इसमें दोनों दोनों आपका कॉइल ही रहेगा। चलो अब हम लोग इसका एडवांटेज में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर एडवांटेज में चलेंगे हम लोग। बोलिए, चलो हैंड ही रेज कर दो। सर कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, इट गिव्स द प्रिसीजन गाइड एक्यूरेसी अप टू फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी पहले पढ़ाए थे आपको, Yes, sir. पढ़ाए थे ना। तो ये जो आपको देता है ये इक्विपमेंट, वो एक्यूरेसी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज तक एक्यूरेसी देता है, ठीक है। मतलब
इससे ज़्यादा 10 किलोहर्ट्ज़ से अगर आप फ्रीक्वेंसी का अगर आप कोई साइनसॉइडल वेव या फिर कोई भी वेव इसमें इनपुट देते हैं तो ये उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। लेकिन 10 किलोहर्ट्ज़ जो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको एडवांटेज में रखा गया कि 10 किलोहर्ट्ज़ तक ये अच्छा रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा और मोर प्रिसाइज रिजल्ट देगा। ठीक है। देन सेकंड है, एज द कैलिब्रेशन फॉर AC and DC आर सेम, electrodynamo type instrument type ammeter and voltmeter are most commonly used for transformer type instrument for calibrating AC ammeter and voltmeter। तो देखो इसमें क्या है, जैसे जो आपका डिसएडवांटेज था एमआई का हम आपको डिसएडवांटेज बताए थे कि ये जो है इसका कंपनसेशन फॉर एसी एंड कंपनसेशन फॉर डीसी अलग अलग होता है। ठीक है, इसका कंपनसेशन फॉर एसी एंड डीसी अलग अलग होता है, कैलिब्रेशन भी इसका अलग अलग होगा। तो इस डिसएडवांटेज को हम लोग यहाँ पर ओवरकम कर लिए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो कैलिब्रेशन होगा एसी और डीसी के लिए कैलिब्रेशन सेम होता है। ठीक है, इसमें एसी और डीसी के लिए कैलिब्रेशन सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मर नहीं ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, ट्रांसफर टाइप बोलते हैं इसको, ट्रांसफर टाइप। ठीक है, ट्रांसफर टाइप मतलब कि आप इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ट्रांसफर करना एसी से डीसी में, डीसी से एसी में आप तुरंत स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। सर कैलिब्रेशन एक बार समझा दीजिए ना। चलो ठीक है, जल्दी से बताते हैं कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मार्किंग ऑफ स्केल होता है। ठीक है, मार्किंग ऑफ स्केल। मान लीजिए आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो उसमें आप मार्किंग करेंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ पर 1 एम्पेयर है, जैसे कि ये स्केल आप बनाए, एक पॉइंटर बनना है। ठीक है, पॉइंटर आपका ऐसे जैसे पॉइंटर को आपको डिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है, इसी से आपको शो करेगा कि पॉइंटर कहाँ कहाँ है, वो डिफ्लेक्ट कराना है। देन आप उसमें मार्किंग लिखेंगे। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट में, 1 एम्पेयर करंट में आपका ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पर आप 1 एम्पेयर लिखेंगे। ठीक है, 2 एम्पेयर करंट में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस जगह पे आप 2 एम्पेयर लिखेंगे, तो इसको मार्किंग कहते हैं, मार्किंग ऑफ स्केल। इसी चीज को हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं। अब ये कैलिब्रेशन करते कैसे हैं? तो एक इंस्ट्रूमेंट ले लिए स्टैंडर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट ले लिए आपका ये क्या बोलते हैं न्यू इंस्ट्रूमेंट, इसमें करंट जितना जा रहा है सेम करंट दोनों में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सोर्स है, सोर्स। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए इसमें एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से आप देख ले रहे हैं कि इसमें 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि पॉइंटर अभी यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो इस जगह पे आप 1 एम्पेयर लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टैंड सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। 2 एम्पेयर करंट देख लिए, उसके बाद हम इसको सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 एम्पेयर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 एम्पेयर लिख देंगे। तो इस तरह से कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन क्लियर है? यस सर। आप लोग का आवाज अब नहीं आ रहा है, चैट में बोल दीजिए, लिख दीजिए जल्दी से कि यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर सर। किसी का भी कॉल भी ओके, चलिए सर ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग हाउ फिक्स and moving coil are connected, these instruments can be measure current, voltage, active power, reactive power।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, इसको कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, आप इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, उसके बाद एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब आप रेजिस्टेंस। लोग इसमें ईसीएन में देख रहे होंगे, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है। एंड फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे लास्ट मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। आगे चलते हैं। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या लिखा है सर, इन इलेक्ट्रोडायनामो हाई रेजिस्टेंस विल बी यूज और लो रेजिस्टेंस विल बी यूज। तो देखो, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ये दोनों डिपेंड करता है कि आप करंट मेजर करने के लिए इसको बना रहे हैं कि वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए बना रहे हैं, कौन सा कॉइल को करंट मेजर करने के लिए बना रहे हैं, कौन सा कॉइल को वोल्टेज मेजरमेंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इससे पावर जब हम मेजर करने के लिए बताएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर दो कॉइल है, एक कॉइल को हम लोग डेडिकेटेड कर देंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, दूसरा कॉइल को हम लोग करंट मेजर करने के लिए डेडिकेटेड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कॉइल वोल्टेज मेजरमेंट करेगा उस कॉइल का रेजिस्टेंस को आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि आपको पहले बताया था कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपको हाई करना रहता है। एक कॉइल जिसको हम लोग यूज करेंगे करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे करंट मेजरमेंट के लिए, वो आपका उसका रेजिस्टेंस आपको हम लोग कम करेंगे। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस को हम लोग कम करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम किया जाता है, कम होता है। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस वाला टेंशन मत लीजिए, हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, चलो। तो अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज में क्या है, ड्यू टू स्मॉल एक्टिव फ्लक्स interaction, this instrument will have a low torque to weight ratio and low intensity and low intensity नहीं, यहाँ sensitivity होगा, low sensitivity, as theta is directly proportional to I1 I2, this instrument will have non-uniform scale। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इसमें सारा 2-3 पॉइंट इसी के साथ दिया गया है कि इसमें क्या है, एक्टिव फ्लक्स का इंट्रैक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, एक फ्लक्स आपका इसके कारण फिक्स्ड कॉइल का, ठीक है, और एक फ्लक्स आपका इसके कारण इसका इंट्रैक्शन कराया जा रहा है, ये मूविंग कॉइल। ठीक है, यहाँ पे का मूविंग कॉइल और ये आपका फिक्स्ड कॉइल, ये और ये फिक्स्ड कॉइल। ठीक है, फिक्स्ड, ये और ये फिक्स था और ये मूविंग कॉइल। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ना ही मैग्नेट इन्वॉल्व है, ना ही सॉफ्ट आयरन कोर इन्वॉल्व है, और ना ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाता है। टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाता है। इसको भी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपनसेशन में देखेंगे। और उसके बाद एक और चीज है कि भाई इसका जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2 आ रहा है। आपको पहले ही बताया था कि ये इस तरह का चीज आया तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स रहेगा तो आपको पहले भी समझा चुके हैं, स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपका जो स्केल बनेगा वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। कैसे, सिंपली समझिए, स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है तो 1 एम्पेयर करंट में अगर ये 1 डिग्री मूव कर रहा है तो 2 एम्पेयर करंट में ये 4 डिग्री मूव करेगा स्क्वायर, 3 एम्पेयर करंट में ये 9 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से 1 एम्पेयर में
1 डिग्री 2 एम्पेयर में 4 डिग्री 3 एम्पेयर में 9 डिग्री 4 एम्पेयर में 16 डिग्री, इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि इस जगह पे आपका स्केल जो होगा क्रैम्प्ड होगा और इधर स्केल जो होगा थोड़ा फैला हुआ होगा, दूर दूर होगा। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, क्रैम्प स्केल बनाना थोड़ा मुश्किल आता है, इसका कैलिब्रेशन करना। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर नोट दिया गया, देखते हैं क्या है ये नोट। द इलेक्ट्रोडायनामो पावर फैक्टर मीटर इज characterized by the absence of control mechanism in its design। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म को हम लोग गायब कर दिए हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग बोलिए सर बिना कंट्रोल मैकेनिज्म का कैसे काम करता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं दोनों साइड से कि जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद उसको बैलेंस कर देता है, तो वहाँ कंट्रोल मैकेनिज्म गायब हो जाता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग पावर फैक्टर मीटर जब देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि जब पावर फैक्टर मीटर का बात हो रहा है तो वहाँ पे आपका कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रहता है। ठीक है, देन है आपका as the instrument exhibit square law response, its angular deflection is directly in terms of RMS value of AC parameter under measurement। ये तो आपको कल भी बताए थे कि भाई ये अगर स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसका जो आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं, आप जानते हैं VRMS इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1/T V स्क्वायर TT। ठीक है, ये होता है, इसीलिए ये V स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए ये काम आ जाता है। ठीक है, तो एक चैट में लिखे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। सर स्क्वायर लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को अगर आप लिखेंगे तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं I1 I2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर थीटा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, 1/, नहीं लिखा हुआ है, हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर बोलो, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 बोलो, बोथ आर स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आई थिंक आपका मॉड्यूल 2 भी समाप्त हो चुका है, इसके बाद मॉड्यूल 3 आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बोलिए, चैट में बोलिए, नहीं तो थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर से आगे बढ़ जाएंगे। सर बोलो जल्दी से, चैट में बताओ। सर मॉड्यूल 3 कल से स्टार्ट करेंगे सर। मॉड्यूल 2 का नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, पूरा वीडियो लेक्चर दे देंगे, नोट्स का बात कर रहा है, टेंशन मतलब उसी से देख लेना तो लोग आराम से। Yes. बहुत टाइम है, 10 मिनट है, आई थिंक हम मॉड्यूल मॉड्यूल 3 शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, शुरू कर देते हैं। चलो मॉड्यूल 3। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर। मॉड्यूल 3 में का फर्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ पावर इन एसी सर्किट आपको पढ़ना है शायद, एसी, तो इसके लिए आपको इन डीसी सर्किट भी पढ़ना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि पावर को आप कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए
सबसे पहला चीज है कि आप फॉर्मूला क्या है पावर का, जब डीसी हो तब, जब डीसी हो तो फॉर्मूला मिलता है आपको P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज और करंट मेजर कर लें तो आपको पावर मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वोल्टेज और करंट मेजर कर लें तो आपको पावर मिल सकता है। तो उसको मेजर करने के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं कि वोल्टेज मेजर करने के लिए अगर मान लीजिए ये लोड है, ठीक है, LOAD, ये आपका लोड है। ठीक है, अब इस लोड के अक्रॉस में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है ये मेजर करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना जा रहा है ये आपको मेजर करना होगा। ठीक है, और इसमें करंट कितना जा रहा है ये मेजर करना होगा, तब ना आप निकाल पाएंगे P इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, तो ये आपको मेजर करना है। तो इसके लिए दो तरीका होता है मेजर करने के लिए। सबसे पहला चीज कि देखिए यहाँ पर दो सर्किट बना हुआ है, एक ये और एक ये। इसमें देखिए कि जो लोड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लोड दिख रहा है, लोड का करंट मेजर करने के लिए पहले एमीटर लगा दिए, उसके बाद वोल्टीमीटर लगाए। और इसमें देखिए पहले लोड का वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिए, उसके बाद एमीटर लगाए। यही दोनों पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक बार में आपको मेजर करना है तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों में एक एक एरर आएगा। ठीक है, क्या एरर आएगा, पहला में क्या एरर आएगा कि पहला में आप जो मेजर कर रहे हैं उसमें आप लोड मतलब करंट तो सही मेजर कर रहे हैं, लेकिन आप वोल्टेज गलत मेजर कर रहे हैं। क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर वी लोड प्लस वी ए आ रहा है, एमीटर का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक लोड का और एमीटर का। और इस केस में आप देख रहे हैं कि आप वोल्टेज तो सही मेजर कर रहे हैं, लेकिन आप करंट गलत मेजर कर रहे हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे, करंट, करंट जो आ रहा है वो आपका करंट आई एल प्लस आई वी आ रहा है। करंट जो है वो लोड का करंट प्लस इसके करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के कारण कुछ ना कुछ एरर आता है। तो वो हम लोग देखेंगे कब हम लोग कैसा यूज करते हैं, पावर हाई पावर में कि लो पावर में कैसे करके यूज करते हैं। तो फिलहाल ये समझ रहे हैं कि एरर का कॉज क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो, पावर इन डीसी सर्किट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ करंट ड्रॉन बाय द लोड एंड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। वही चीज है जो अभी हम बताए आपको, P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज ड्रॉ, वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड करंट ड्रॉन द सर्किट। फिर है उसके बाद thus the simple voltmeter ammeter combination would be suitable for measurement of power for DC circuit। ठीक है, तो इस वही है, वोल्टमीटर एमीटर अरेंजमेंट आपका पावर को मेजर करने के लिए कैपेबल है। तो उसका दो सर्किट यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द कनेक्शन methodology for introducing voltmeter and ammeter are shown in figure 1। देखो ये आपका फिगर 1 में ये है, ये दूसरा फिगर, दोनों दो तरह का आपका कनेक्शन है। ठीक है, तो फिगर 1 को अगर लेते हैं हम, तो अभी 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 आपको बताएं फिगर 1 में क्या डिफरेंस आ रहा है, वही चीज यहाँ पे लिखने का कोशिश किया जा रहा है। फिगर 1, फिगर 1 में देखिए, फिगर 1 में क्या हो रहा है कि आपको, आपका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है, पावर मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर रीडिंग जो है यहाँ पे वो क्या है, वी ए प्लस वी एल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप दोनों ऐड होके मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ वी ए प्लस वी एल। और करंट तो आपका सही मिल रहा है, क्योंकि लोड में जो करंट जा रहा है उसी करंट को आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई एल लिख दिए। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके
यहाँ पर से एरर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, एरर का परसेंटेज। ठीक है, एरर का परसेंटेज ये आपको आना चाहिए था, P इज इक्वल टू V इंटू आई इन स्पेसिफिक V लोड इंटू आई लोड। ठीक है, लेकिन उसमें आ जा रहा है आपका IL स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, IL स्क्वायर इंटू आर जो आ जा रहा है, यही आपका एरर है। अब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो इसको ऊपर में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे VL बाई IL। ठीक है, तो ये आपको रिलेटिव एरर मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिगर में क्या होगा, मैसेज पॉपअप कर दिया, आयुष स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। ठीक है, तो सेकंड वाला में क्या होगा यहीं पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद उधर पलटेंगे और बताएंगे। फिगर 2 आप लोग अगर ध्यान से समझे तो खुद कर सकते हैं। फिगर 2 में क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, V इंटू आई करना। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट, rather it is called voltage reading and ammeter reading। ठीक है, रीडिंग, रीड जो रीडिंग आ रहा है। अब देखो वोल्टमीटर रीडिंग तो क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि ये दो लोड का टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज रीडिंग तो परफेक्ट है, तो यहाँ पे V आपका VL ही रहेगा। अब करंट का रीडिंग देखिए, करंट का रीडिंग जो है वो आपका IV प्लस IL हो रहा है, IV प्लस IL हो रहा है। ठीक है, करंट का रीडिंग IB प्लस IL हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका VL इंटू IL प्लस VL इंटू IV। तो ये कंपोनेंट आपको एरर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट आपको एरर प्रोड्यूस कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। हम पेज चेंज कर रहे हैं, किसी का चैट में कुछ है। अच्छा अच्छा, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिखें, कैलकुलेटेड पावर। ठीक है, कैलकुलेटेड पावर इज इक्वल टू IV, इस तरह से लिखें। उसके बाद क्या किए, IV को हम लिख दिए, IV को लिख दिए VL बाई आर। ठीक है, VL बाई आर, आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, वहीं से हम लिखे VL बाई आर। क्योंकि VL बाई आर लिखने का मेरा मेन और मोटो ये है कि आप IV मेजर नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रीडिंग से IV नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, क्योंकि इन पर्टिकुलर तो आपको IV नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको तो सिर्फ जो मिलेगा इसमें कि इसका रीडिंग मिलेगा, इसका रीडिंग मिलेगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर IV जितना करंट जा रहा है वो तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये IV करंट जो है, IV करंट जो है वो वोल्टमीटर में जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस हम लोग R माने हुए हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसको आप इस तरह से VL बाई आर कर लीजिए, और ये VL स्क्वायर बाई आर हो जाएगा और VL IL हो जाएगा। उसके बाद वहां से आप एरर निकालेंगे तो ये टर्म आएगा। टर्मिनोलॉजी को अच्छा समझिए, V सब्सक्रिप्ट L है, स्क्वायर है, डिवाइड बाई R है, और इसके नीचे में VL इंटू IL है। कि आपका रिलेटिव एरर हो गया, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग इससे पहले वाला फॉर्मूला में हम लोग I स्क्वायर R लिखे, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि आप यहाँ पर I परफेक्टली मेजर कर सकते थे, इसमें आप V परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो टर्मिनोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ I लिखे है इसमें, और उसका टर्मिनोलॉजी को इन टर्म्स ऑफ V लिखे है। V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई आर करके, सॉरी, हाँ, V का टर्मिनोलॉजी को IR के टर्मिनोलॉजी में ले आए। ठीक है, V का टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए VA इज इक्वल टू हम लोग लिख लिए IL इंटू
आर एल, वही आई एल इंटू आर, वही आई स्क्वायर आर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है सर। वहां पर आप v इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला उठाए और आई आर लिख लिए खाली। दूसरा में आप क्या किए कि i इज इक्वल टू वी बाई आर लिखे और यहाँ पर वी आर लिख लिए। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि दोनों में हम सिर्फ वी ए को रिप्लेस करते और आई स्क्वायर आर इस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस केस में आप करंट परफेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसलिए करंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस केस में आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इसलिए वोल्टेज ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो अब क्लियर होना चाहिए। नोट ये है कि जब पावर हाई रहेगा तब क्या करना है, लोड करंट इंक्रीज सो एरर इंक्रीज। जब आपका पावर हाई रहेगा तो लोड करंट इंक्रीज करेगा और पावर इंक्रीज करेगा, एरर इंक्रीज करेगा। एज द परसेंटेज एरर इन फिगर 1 decreases for lower value of current drawn by the load, this connection methodology would be suitable in low power circuit। ठीक है, जो पहला सर्किट है, पहले आप जान लीजिए क्या होता है, शायद क्यों होता है उसको समझेंगे, नहीं तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर 1 वाला सर्किट दिख रहा है आपको, ये फिगर 1 वाला, ये 1 वाला, ये सर्किट जो है ये लो पावर में हम लोग यूज करते हैं लो पावर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और ये दूसरा सर्किट जो है ये हाई पावर के लिए यूज करेंगे जब हाई पावर मेजर करना पड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो पहला सर्किट है वो फिगर 1 वो लो पावर के लिए मेजर करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और दूसरा जो है वो हाई पावर के लिए मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।